मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज के वीडियो में मैं नेताजी का चश्मा दूसरा भाग बनाने जा रहा हूँ। पहला भाग इसके पहले मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित उच्च कोटि की कहानी है। इसके पहले मैंने बताया था कि नेताजी का देश में कितना सम्मान है, लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अग्रसर लीडर थे। मैं बता ही दिया हूँ उसमें। नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था, लेकिन उनका अधिकांश समय पश्चिम बंगाल में व्यतीत हुआ, और यहाँ पर भी इन्होंने अपने देशवासियों को भारत देश की आज़ादी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया। नेताजी कई बार इस कार्य के लिए जेल में गए, यातनाएं सही, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे और वेश को बदल बदल करके, यही नहीं दूसरे देशों में भी गए, जहाँ जहाँ भारतीय समाज था वहाँ पे उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन सब को सजग किया। उनका स्लोगन था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को लेकर के उन्होंने देश में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। आज हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस कृत्य पर नतमस्तक हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया वह बहुत ही अधिक है, और हम उनके लिए क्या करते हैं, अपने देश के लिए क्या करते हैं, यह सोच करके सोचते सोचते हम यही सोचते हैं कि नेताजी के इस कृत्य से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। नेताजी अपने मन में यह विचार करते थे, उनकी यह कथन कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? तन मन धन सब कुछ समर्पित होते हुए भी नेताजी यह समझते थे कि देश हमारा है, हम देश के सपूत हैं, हम अपने मातृभूमि के लड़के हैं। हमें अपने देश की मर्यादा, आन मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यह सब कुछ वह अपने मन में विचार करते थे। और इस तरह से उन्होंने देशवासियों को एक संदेश दिया कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए यथासंभव मर मिटने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आज हम ऐसे अपने सेनानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति नतमस्तक हैं, उन्हें सत सत नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उनके शब्द, उनके उपदेश, उनके स्लोगन हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमें अपनी मातृभूमि पर कुछ करने के लिए प्रेरणा ऐसे ही देती रहेगी। तो अब मैं स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा कहानी का दूसरा भाग अब हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। पहले भाग में मैंने बताया था कि मूर्तिकार ने नेताजी की मूर्ति 2-2.5 फुट तक की बनाई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कहने का तात्पर्य, सिर पर टोपी के नोक से लेकर के कोट की बटन तक 2-2.5 फुट की मूर्ति उसने बनाई थी। नेताजी के
मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे सचमुच वह नेताजी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लग रहे थे। वही हाव भाव जज्बा, वही उनके आंखों में तेज, चेहरे की चमक हमारे मन को मोह लेती है। इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक था। हालदार साहब थे जो हमेशा अपने काम से उसी रास्ते, उसी चौक से जाते थे। चौक पर एक दुकान थी, दुकान पान की थी। हालदार साहब पान के शौकीन थे, वहाँ पे रुकते थे और पान खाते थे। पान खाते समय ऑटोमेटिकली उनका ध्यान वहीं पर बने हुए नेताजी की मूर्ति पर चली जाती थी। वह उसे ध्यान से देखते और उन्हें नमन करते। नेताजी की मूर्ति को बार बार वह देखने से उसमें विभिन्नता, परिवर्तन दिखाई दिया उनको। उन्होंने ध्यान से देखा तो यह परिवर्तन था कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन नेताजी का चश्मा, जब भी वह जाते बार बार नेताजी की चश्मा जो है बदल जाता था। इस नेताजी के चश्मे के बदलने का जब रहस्य उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने कहा कि चश्मा बदलने का कार्य कैप्टन चश्मा वाला करता है। उसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि जब भी कोई ग्राहक उससे नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे के बराबर के फ्रेम वाला चश्मा मांगता और उस कैप्टन चश्मे वाले के पास वैसे फ्रेम का चश्मा नहीं होता, तो वह जाता था, नेताजी की मूर्ति से वह चश्मा उतार कर लाता था और उस ग्राहक को दे देता था। और उसके बाद पुनः वह अपनी छोटी सी दुकान से एक अच्छा सा चश्मा, फ्रेम वाला चश्मा ले जाकर के नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। फिर उसी तरह से जब किसी ग्राहक को उसके छोटी सी दुकान में देखने से चश्मा नेताजी की तरह से नहीं मिलता था और वह उसे चाहता था, तो फिर से कैप्टन उसी चश्मे को उतार लाता और उसे दे देता। तो इस तरह से नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे का बदलने का कारण हालदार साहब को समझ में आ गया। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर के कहा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ऐसे उत्सुकता पूर्वक प्रश्न उस पान वाले से हालदार साहब ने किया। पान वाला पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक करके उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो ना। फोटो छपवाना है तो फोटो उसका भी छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा न लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बार फिर एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। हालदार साहब ने अपने मन में सोचा कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब इसे देख करके, इसे समझ करके चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? कैप्टन चश्मा वाला क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह
इस बारे में हालदार साहब से न तो कुछ कहेगा और न ही उन्हें कुछ बताएगा। अब ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, हालदार साहब को भी समय की पाबंदी थी, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठे और ड्राइवर को बोले गाड़ी ले चलो। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी मोटा फ्रेम का चश्मा, कभी चौड़े फ्रेम का चश्मा, कभी गांधी जी जैसा पतले फ्रेम का चश्मा, पतले धागे वाला चश्मा, ऐसे करके बार बार उनके चेहरे पे बदलते हुए चश्मे को वह देखते थे। पर कोई न कोई चश्मा उनके चेहरे पर अवश्य होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अर्थात नेताजी की मूर्ति को देख करके, नेताजी के चश्मे को देख करके, नेताजी की मूर्ति को देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाता था और वह उसे उत्तेजित होकर के देखते और अपना वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करके, पान खा करके फिर अपने कार्य में वह आगे बढ़ जाते। फिर एक बार ऐसा हुआ जब हालदार साहब अपने काम से उसी चौक से जा रहे थे तो मूर्ति के चेहरे पर उन्होंने देखा कि कैसा भी चश्मा, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था, अर्थात न चौड़ा फ्रेम, न मोटा फ्रेम, न पतला फ्रेम, न धागे वाला फ्रेम, कुछ भी नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें उस दिन बंद थी। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुका करके अपने धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका करके जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार यही सोचते थे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसी करता है, हंसता है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढता रहता है। हालदार साहब को पान वाले की बात अच्छी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कैप्टन जो कि देशभक्त था, जिस पर वह पान वाला हंसता था, आज वह कैप्टन चश्मे वाला नहीं है तो नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा भी नहीं है। बड़े दुखी हुए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय असली जो कि पान वाले की दुकान थी चौक पर, और वहीं पे नेताजी की मूर्ति थी। उन्होंने मन में सोच लिया था कि इस बार चौक पर चलते समय न तो हम पान की दुकान पे रुकेंगे और न ही नेताजी की मूर्ति की तरफ हम ध्यान लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मे न देख करके यह सोच लिए थे कि शायद ऐसा कोई नहीं है जो देशभक्त कि नेताजी की इस मूर्ति पर चश्मे न होने का कोई कारण या दुख देख रहा हो। मास्टर मर गया, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, कैप्टन भी तो जो था, जो चश्मा बार बार लगा देता था, जो देशभक्त था, वह भी आज मर गया। तो अब हम उस चौक पर रुक करके क्या करेंगे, क्या देखेंगे? इसलिए न तो पान खाएंगे न मूर्ति की तरफ देखेंगे, ही सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ मुड़ गई। उन्होंने अपने सिर को उठा करके
नेताजी की तरफ देखा, वह चीख पड़े और बोले, रोको रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी, जो कि स्पीड में गाड़ी की थी, गाड़ी को रोका। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ चल पड़े और उसके ठीक सामने आकर के अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में खड़े होने का मतलब कि नेताजी को वह अपना सलाम, अपना प्रणाम, अपना नमन देना चाहते थे। उन्होंने देखा मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना करके खेल खेल में अपने आंखों में लगा देते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। आंखें भर आने का तात्पर्य यह है कि वह समझ लिए कि आज भी हमारे देश में देशभक्त हैं जो हमारे देशभक्तों की देशभक्ति पर अपने को बलि करने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि न पत्थर की, न संगमरमर की, न जो है कांच की, किसी भी तरह की ऐसी कोई न होते हुए भी चश्मे को उन्होंने सरकंडे का चश्मा नेताजी की आंखों पे लगा करके यह सिद्ध कर दिया, यह बता दिया कि नेताजी के आंखों पे चश्मे थे, आंखों पे चश्मे थे, मूर्ति में चश्मे थे। और यह इस तरह से उस व्यक्ति के देशभक्ति का प्रतीक बन गया। तो इस तरह से आज तुम्हारा यह नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी का दूसरा भाग पूरा हुआ। अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को शब्दार्थ बोल देता हूँ। दो चार ठो शब्दार्थ जो कठिन है, उन शब्दार्थों को तुम जो है लिख लो, कॉपी में नोट करो, मैं बोल रहा हूँ। पहला शब्दार्थ ध्यान देना, ऊहापोह। ऊहापोह अनिश्चय की स्थिति। नंबर 2, लक्षित। लक्षित माने देखा या देखना। नंबर 3, कौतुक। कौतुक का मतलब हैरानी या उत्सुकता। तीसरा, नेक्स्ट नंबर, खुश मिजाज, प्रसन्न होना। नेक्स्ट, दूरदमनीय, जिसे दबाया नहीं जा सकता। दरकार। दरकार माने जरूरत, दरकार, जरूरत। तोंद, बड़ा पेट। पारदर्शी, जो आर पार दिखे, अर्थात दूसरी तरफ देखने वाला। प्रसन्नता, खुशी। प्रसन्नता, खुशी। अधिकांशतः, अधिकतर। होम कर देने वाले, अर्थात अपने को कुर्बान कर देने वाले। प्रतिस्थापित, स्थापित करना। सरकंडे। सरकंडे का मतलब होता है सरपत का एक पौधा। तो इस तरह से कुछ कठिन शब्दों का मैंने तुम्हें अर्थ बताया, इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना। और ध्यान देना, जितना भी क्लास तुम्हारा हो रहा है, पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिख करके बिल्कुल तैयार करना। नोटिफिकेशन होने पर या तुम्हें नोटिस जाएगा, तुम अपने कॉपी को विद्यालय में जमा दे देना, क्योंकि इस कॉपी पे तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ साथ इस पे नंबर है और यह नंबर तुम्हारा एनुअल में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए कॉपी बनाना ना भूलना, एक्सरसाइज करना ना भूलना। इसे बना करके एकदम तुम रेडी रखना। कॉपी पे कवर करोगे, विद्यालय का नाम ठीक से अपना नाम लिख करके बनाओगे और उसे नोटिस पाने पे समय से विद्यालय में जमा कर दोगे, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।